मोशन के साथ साथ वो सारी कंडीशन पढ़ ली जब पार्टिकल को आप ग्राउंड से एंगल बनाते हुए फेंकते हैं या एच हाइट से फेंकते हैं। और एच हाइट में दो तरह की कंडीशन होती है कि जब आप उसको एंगल बनाते हुए फेंकते हैं या विदाउट मेकिंग एनी एंगल आप उसको डायरेक्टली डाउनवर्ड फेंकते हैं। ठीक है, अब हम इसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराएंगे इंक्लाइनेशन प्लेन पे, और इंक्लाइनेशन प्लेन में उसके सारे पैरामीटर्स कैसे बिहेव करते हैं इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सपोज इंक्लाइन प्लेन अल्फा, और ये पार्टिकल यहाँ पे है और मैंने यहाँ से इसको इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया, मेकिंग अ प्रोजेक्शन एंगल थीटा, और ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ और आगे की तरफ ऐसे गया। अगर अगर इसमें जाके रुक गया तो ये इसका एक्स एक्सिस मानूंगी मैं, तो ये इस तरह से इधर आएगा माइनस एक्स एक्सिस, और यू इनिशियल वेलोसिटी से किया है तो ये इसका बेस हो जाएगा जो मुझे देगा यू कॉस थीटा का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी विद अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर देगा वाई एक्सिस का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी देगा हमें। तो यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और ये हमारा वाई एक्सिस है। मैं इसको अगर पीछे साइड ले के चलूं तो ये आपका माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। अब समझ में आया? अगर इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट देता है आपको, कहाँ पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट देता है, तो अगर पार्टिकल की यहाँ गिरने की टेंडिंग पोजीशन है तो इस पार्ट पे पार्टिकल का वेट ऑफ द बॉडी इस तरह से डाउनवर्ड mg नीचे की साइड काम करेगा। ओके, ये हो गया आपका 90, और ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल ये होगा आपका 90, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा 90 बना रहा है ना, तो ये होगा 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, 90 से 90 कैंसिल, ये होगा अल्फा। ठीक है, तो अब ये हो गया अल्फा, और बेस के साथ इसने अल्फा बनाया है तो ये क्या हो जाएगा mg, mg cos अल्फा, क्योंकि बेस के साथ क्या होता है, cos अल्फा बनाता है, cos थीटा या cos अल्फा, तो cos अल्फा, और ये इधर साइड क्या देगा, mg sin अल्फा। अब mg sin अल्फा ये जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, और mg cos अल्फा ये इधर डाउनवर्ड काम जो कर रहा है, ये दोनों ही पार्टिकल के फोर्सेस हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लग रहे हैं। जो mg sin अल्फा है वो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, और mg cos अल्फा वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। और जो ये प्लस का एक्स है तो ये माइनस का एक्स है, और mg sin अल्फा किधर लग रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो पहले तो मेरे जो फोर्सेस दिए हुए हैं उनसे मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी, कैसे देखते हैं। इंक्लाइनेशन प्लेन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, मैं इसको एक पोर्शन जूम कर दे वो कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। बाकी आपने फिगर अच्छे से देख लिया है कि इसको कैसे बनाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। along minus x axis what is your force, fx, that is fx is equal to what, minus mg sin alpha, minus sign is considerable because f हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं ना। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, तो मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस माइनस एम जी साइन एल्फा, कैंसिल आउट विथ एम टू एम, ए एक्स क्या मिला, माइनस जी, और ये दिस इज नॉट थीटा, दिस इज योर अल्फा साइन अल्फा, और ये रहा आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली मुझे एफ वाई
एफ वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, माइनस एम जी फोर्स, एम जी कॉस अल्फा फोर्स वर्क कर रहा है. मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस विल बी माइनस एम जी cos alpha, m to m cancel out, a y acceleration along y axis minus g cos alpha. Okay, this is your accelerations along x axis along y axis, दो चीजें हमें मिल गई. ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए कि इसमें कोई चीज अगर ऐसी है जो ना समझने वाली हो. एम जी साइन एल्फा, एम जी कॉस एल्फा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव और वाई एक्सिस के नेगेटिव दोनों साइड ये फोर्स का काम कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट. क्योंकि बॉडी का मास ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी जो है वो डाउनवर्ड ऐसे काम कर रहा है, तो ये दोनों इसके क्या हुए, फोर्सेस हुए जो बॉडी पर लग रहे हैं, जो बॉडी को पर ऐसा फोर्स जनरेट कर रहे हैं, बॉडी इंक्लाइनेशन प्लेन में नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी रखती है. और ये जो आपका यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट था तो u इनिशियल वेलोसिटी थी, तो u cos थीटा और u sin थीटा इसके वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, और mg sin alpha, mg cos alpha is a type of force of body of particle have mass m, जिसका वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड mg काम कर रहा है और ये पार्टिकल को नीचे की तरफ लाने की एक टेंडेंसी देते हैं, और ये एक तरह के फोर्स होते हैं जिनकी वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ आता है. और पार्टिकल को नीचे की तरफ लाने का काम कौन कर रहा है, माइनस एम जी साइन अल्फा. ओके, तो ये रहा आपका थ्योरी. अब उसके बाद आपने निकाला एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब आप निकालेंगे एक्स. एक्स इज व्हाट, एक्स इज योर रेंज और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कह सकते हैं, वाई इज योर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कह सकते हैं. ठीक है, वाई इज व्हाट, टू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. You know what is uy, you know what is ay. Just put the value. Y is equal to uy is, uy क्या है आपका, initial velocity along y axis minus, no, there is no minus, u sin theta t प्लस कह लू या माइनस कह लू, ए वाई क्या निकला, जी cos अल्फा टी स्क्वायर. अब समझ में आया ये क्या है. अब ये अलोंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आपका जीरो ही है, क्योंकि ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, एक्स और जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हुआ, जीरो हुआ. तो ये मैंने रख दिया वैल्यू. ठीक है, ये मैंने रख दी यहाँ पे वैल्यू. जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस वन बाई टू जी साइन अल्फा टी स्क्वायर. इसको इधर कर दीजिए, u साइन थीटा t इज इक्वल टू हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल, g साइन अल्फा टी स्क्वायर. t से t कैंसिल आउट, तो कैपिटल T क्या मिला, टू यू साइन थीटा अपॉन, टू यू साइन थीटा अपॉन g हाफ g cos अल्फा टी स्क्वायर. cos अल्फा टी स्क्वायर, एक टी से टी कैंसिल, तो ये हुआ g cos अल्फा. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकला टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा. ओके, अब आते हैं एक्स की तरफ. एक्स क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड इधर एक्स कर रही हूँ तो इधर नीचे उसके उसी की इक्वेशन लिखूं. मैं किधर भी करे दे रही हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है कि मैं किस इक्वेशन के थ्रू कौन सा पैरामीटर कैरी कर रही हूँ. ठीक है, तो ये अब हम x के अलोंग देखेंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ओके,
इक्वल टू यू एक्स टी। यू यू एक्स कितना है आपका, कॉस एल्फा या थीटा, यू कॉस थीटा प्लस 1/2 ए एक्स कितना मिला था आपको, माइनस जी साइन एल्फा, और ये रहा आपका टी और ये रहा टी स्क्वायर। इन दिस कंडीशन small t will be equal to capital T, x is equal to u cos theta capital T minus half g sin अल्फा कैपिटल टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इस t की वैल्यू पुट कर देंगे और आपको रेंज आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि इसका जो रेंज है वो क्या है। तो इसका जो रेंज आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो आपका एक्स एक्सिस या रेंज कह लें जो आएगा वो आएगा आपका u cos थीटा। t क्या आया है, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये मैंने इस t की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब माइनस 1/2 g sin अल्फा, और ये आपका t स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट करती हूँ 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया आपका, ठीक है, रेंज। ये क्या हो गया आपका, रेंज हो गया। और आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें यूज की है। अब मुझे पर्टिकुलर क्या निकालना है, रेंज को फाइनली निकालना है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा निकल चुका है। तो इसमें जब हम रेंज निकालेंगे, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और ये हो गया आपका u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हुआ, 1/2 जी tan अल्फा, फिर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस अल्फा, एक नीचे बच गया, और जी स्क्वायर बचा, जी से जी कैंसिल आउट हुआ। रेंज विल बी, range will be 2u स्क्वायर साइन थीटा। अगर मैं रेंज का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करती हूँ, यहीं से मैं कॉमन निकालती हूँ, और कॉमन निकालूंगी आर, रेंज इज इक्वल टू या एक्स इज इक्वल टू जो भी आप कहना चाहें, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। अगर मैं इतना बाहर निकालू, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा ना, कॉस स्क्वायर एल्फा अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा कॉस एल्फा, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर एल्फा है, मैं ऊपर कॉस स्क्वायर एल्फा का मल्टीप्लाई करूंगी, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन, दिस इज नॉट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका कॉमन बचेगा साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका बना किस चीज का फॉर्मूला, ये बना आपका कॉस थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बना, ठीक। तो ये हो गई आपकी रेंज। ओके, नाउ वी
हैव टू टेक अनदर पेज। तो रेंज यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। ये आप रेंज का फॉर्मूला है, कैसे डिराइव किया है मैंने, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि वैल्यू पुट करने के बाद हमने चीजों को कैसे कंसीडर किया है आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में कुछ डिफरेंट चीजें हैं, वो देख लेते हैं। केस सेकंड में जो पार्टिकल है वो आपका कुछ ऐसे है कि उसको हम यहाँ से थ्रो करते हैं। कहाँ से? यहाँ से थ्रो करते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u and making projection angle theta, and this is your what, this is your alpha। और सेम वही सारी चीजें होंगी आपकी। ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ा देती हूँ, इसको आगे कर देती हूँ। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा आपको चीजें। सपोज पार्टिकल यहाँ से इसने ऐसे पाथ को कवर किया, जब हमने पार्टिकल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल बनाते हुए। यहाँ से इसको ऐसे थ्रो किया। ठीक है, दिस इज पार्टिकल, यहाँ से मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से किया, तो इसने क्या, ये पाथ कवर किया। ठीक है, ये अल्फा आपका इंक्लाइंड एंगल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इंक्लाइंड एंगल, और थीटा, दिस इज योर प्रोजेक्शन एंगल। इन लास्ट फिगर ये चीजें वहां पे भी थी और यहाँ पे भी सेम वही है, बस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई है जहां से हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर प्रोजेक्शन एंगल। अब यहाँ पे ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट देगा, सेम वही चीजें बनेंगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में अब पार्टिकल में क्या क्या कैसे होगा ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए वैसे वर्टिकली जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ये आपके बन रहे हैं अल्फा अल्फा। ठीक है, और ये रहा आपका पार्टिकल की कंडीशन एट हाइट h, ये हुई इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ पे वो सेम वेरिएंस देगा, कैसे, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड, एंड जब बॉडी का वेट डाउनवर्ड है तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है ऐसे। ठीक, तो ये होगा आपका, ये आता है अल्फा, ये होता है 90 और ये होता है 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90, तो 90 से हम जब इसको सॉल्व करते हैं ये अल्फा आ जाता है। बेस एंगल बनाने की वजह से ये कंपोनेंट आपका होता है mg cos अल्फा, और ये होता है आपका mg sin अल्फा। ठीक है, तो फोर्सेस तो दोनों वैसे ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस ये चेंज हो रहे हैं। ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ये इसका डाउनवर्ड एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है आपकी u cos थीटा, और अब ये कहा डाउनवर्ड कंडीशन में काम कर रही है। और जो इसका अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी है ये आपकी, ये ऐसे काम कर रहा है u sin थीटा। ठीक है, तो ये एट वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को इनिशियल वेलोसिटी दे रही है u sin थीटा, और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग u cos थीटा। और फोर्सेस एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वो तो सेम लास्ट टाइम जैसे ही है, एम जी कॉस अल्फा जो पार्टिकल को हर एक कंडीशन में इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ ले जाने की टेंडेंसी रखते हैं, कुछ फोर्सेस ये होते हैं, और वो फोर्सेस क्या है, एम
mg sin अल्फा और mg cos अल्फा है। mg sin अल्फा पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ की टेंडेंसी प्रोवाइड कराता है जाने की, तो ये mg sin अल्फा इसका काम कर रहा है। तो हम mg sin अल्फा को वो फोर्स मानेंगे जो पार्टिकल को एक्सेलरेट अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन करा रहा है। ओके, तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। फिगर आप अच्छे से देख लीजिए। ए एक्स आपका क्या होगा? ए एक्स आपका माइनस जी साइन एल्फा, पहले भी सॉल्व कर चुके थे, वही चीजें हैं। ए वाई आपका सेम रहेगा, माइनस जी कॉस एल्फा। यू एक्स आपका क्या है? माइनस यू कॉस थीटा, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। यू वाई क्या है? माइनस यू वाई क्या है आपका? यू साइन अल्फा, साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y तो जीरो ही देगा। यू वाई टी क्या था आपका? यू वाई है आपका यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस वन बाई टू ए वाई जीरो जी कॉस एल्फा कैपिटल टी स्क्वायर। यू साइन थीटा कैपिटल टी इज इक्वल टू वन बाई टू जी कॉस एल्फा टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल आउट और आपको कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला? टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। सेम लास्ट टाइम की तरह आपको टाइम ऑफ फ्लाइट सेम मिला। अब हम लेंगे एक्स एक्सिस रेंज, एक्स रेंज एट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स इज यू, एक्स एक्स ही रहेगा, रेंज है आपका। यू एक्स कितना है आपका? माइनस यू कॉस थीटा टी माइनस वन बाई टू। ए एक्स कितना है आपका? माइनस जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं टी की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ। ओके, तो वैल्यू टी की रखते हैं यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा माइनस वन बाई टू जी साइन एल्फा एंड टी स्क्वायर फोर फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है पहला आपका रहा। जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा, और बाहर कर देते हैं, और ये रहा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपको समझ में आएंगी चीजें कि कैसे क्या निकालना है। तो आपकी जो रेंज है वो निकलेगी आर। अब सेम हम इसमें से क्या निकालेंगे? टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें से हम क्या निकालेंगे? ये चीजें कॉमन निकालेंगे, दिस इज योर थीटा। और अंदर आपका क्या क्या बचेगा? अंदर आपका, आप माइनस बाहर निकाल रहे हैं, इस कंडीशन में आप माइनस जो रेंज है, ध्यान से देखिए, माइनस
रेंज क्या है, इंक्लाइन में अंदर की साइड है। अब डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स एक्सिस पर हो रहा है, तो माइनस आर लग रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस में माइनस आर। हमने माइनस निकाला, अंदर चीजें कहाँ हो गई, प्लस में हो गई। तो ये जो अंदर की चीजें प्लस में हो गई, उसके बाद जो ये हमारा आया, वो क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा बाहर निकल चुका है, कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने बाहर निकाला है, नीचे एक कॉस स्क्वायर अल्फा ज्यादा है, इसलिए मैं ऊपर एक कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करूंगी, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, यही चीजें आपकी अंदर बचने वाली है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो रेंज आपका क्या मिला, जो आपकी रेंज है वो आपको मिली 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और अंदर कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये थी आपकी रेंज, ये थी आपकी रेंज। ओके, ठीक, तो ये आपका हो गया रेंज का फॉर्मूला। और अब रेंज आपने किस किस कंडीशन की निकाली, इंक्लाइन प्लेन में जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर इंक्लाइन की तरफ फेंकते हो तब की कंडीशन, और जब आप ऊपर से इंक्लाइन प्लेन में बॉडी को नीचे फेंकते हैं तब की कंडीशन। तो ये थी आपकी इंक्लाइनेशन की कंडीशन। ठीक है, और ये हो गई आपकी रेंज। दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, एक बार आप पूरा इसको फिगर आउट कर लीजिए। ये था आपका इंक्लाइनेशन केस केस सेकंड। केस सेकंड में आपने फोर्सेस वैसे ही निकाले, लेकिन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आप ऊपर से चीजों को नीचे फेंक रहे हैं। तो माइनस यू कॉस थीटा, यू वाई हो गई यू साइन थीटा। अब आपने डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जब निकाला तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, आपने वैल्यू पुट कर दिया। चाहे आप इंक्लाइनेशन में नीचे से ऊपर चीजों को फेंको या ऊपर से इंक्लाइनेशन के बेस पे फेंको, तो दोनों ही कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आपको जीरो मिलेगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जीरो की, वाई की जगह। उसके बाद यू साइन थीटा, उसकी यू वाई की वैल्यू रखी, और यहाँ से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब हम आते हैं रेंज पे। रेंज पे हमने फोकस किया, तो रेंज हमारा मिला यू एक्स टी कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स इन दिस कंडीशन, जब आप पार्टिकल को इंक्लाइनेशन के ऊपर से फेंक रहे हैं तो आपका यू इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग जो इनिशियल कंपोनेंट देगा वेलोसिटी का, वो होगा यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। टी की आप वैल्यू रख देंगे, और टी की वैल्यू रखने के बाद आपको कुछ इस तरह से अरेंज करना है, और आपको एक बहुत ही इजी वे पे रेंज निकालनी है। ठीक है, और ये है आपकी रेंज। ये आपकी रेंज 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये चीज दोनों में सेम है, बस पार्टिकल को जब आप ऊपर से फेंक रहे हैं तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बन रहा है, जब पार्टिकल को आप नीचे से फेंक रहे हैं तो वहां पे कॉस थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे सॉरी माइनस अल्फा बनेगा। या हमारे इस फॉर्मूले में ये होगा आपका माइनस, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस जहां होता है इसमें माइनस होता है, राइट। तो जब आपने पार्टिकल को ऊपर से फेंका तो वो बस यहाँ पे आपको चेंज आ रहा है उसके डेरिवेशन के फॉर्मूले में, अदरवाइज दोनों में आपको सेम कंडीशन फॉलो करनी है
ठीक है, पैरामीटर्स में चेंजेस आएंगे, इनिशियल वेलोसिटीज में चेंजेस आएंगे, बट इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, डेरिवेशन करना आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को मॉडिफाई करना आना चाहिए कि आपने कैसे कैसे चीजों को रखा हुआ है। उसके बाद आपको समझ में आ जाना है ये सब चीजें। क्लास लास्ट लेक्चर हमने आपके सारे पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया था, विच इज रिलेटेड विथ projectile motion, trajectory motion, and projection with the inclined plane and projection with some height। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन है, ये दो बॉडीज की वेलोसिटीज को दिखाता है और दो बॉडी की वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को दिखाता है। दोनों बॉडी के जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के साथ दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज में रिलेशन को शो करता है। ठीक है, और ये वन डायमेंशन में भी होता है और टू डायमेंशन होता है। इट मीन्स जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है, वो वन डायमेंशन में भी मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी अनदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, और जब वो टू डायमेंशन में मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वो जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझने वाली बात है कि जो वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स है उनको हम देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन की में दोनों पार्टिकल के बीच की वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को देखने के लिए हमें एक जो सबसे पहले चीज समझनी है कि मोशन क्या होता है और इस मोशन के अकॉर्डिंग फ्रेम क्या होता है, और मूविंग फ्रेम और नॉन मूविंग फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मूविंग और नॉन मूविंग फ्रेम को कहते क्या है। द फ्रेम which is in rest position, this is called your inertial frame। Okay, inertial frame, the frame which is in rest called inertial frame। और next, the frame which is in motion called non inertial frame। What called non inertial frame? अब जो एब्सोल्यूट मोशन होता है इसका कोई एक मीनिंग नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मोशन में है तो वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट पोजीशन में भी हो सकती है। मैंने आपको अगर सपोज मेरे सामने कोई भी चीज है और वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो मेरे लिए है, क्योंकि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसी प्लेस का है जिस प्लेस पे मैं उस रेस्ट में जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, जो रेस्ट पोजीशन में है, मैं उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ जहां पे वो है, और वो रेस्ट पोजीशन में है इसलिए मुझे रेस्ट दिख रहा है। लेकिन अगर यही मैं ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ अर्थ जाके मूव से करूंगी, तो अगर अर्थ कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है तो अर्थ पे रखी हुई हर एक चीज भी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। इन दैट कंडीशन आई एम नॉट इन इनर्शियल फ्रेम, आई एम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ तो कोई चीज के साथ मैं मूव करूंगी, यानी कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मैं भी मूव कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ और दूर से बॉडी को मूव करता हुआ देख रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं वो ऑब्जर्वर हूँ जो ग्राउंड से चीजों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होने से एक ही टाइप का जो मोशन है, जो एक ही पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो चेंज हो जाती है, just because the changing of the frame of reference। Okay, so absolute motion has no meaning। Okay, has no mean। Okay, एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। सबसे पहली बात आपके
एच सी वर्मा में और भी बुक्स में ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी है कि एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज होती है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से चीजों एक ही चीज की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो यस, वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, अब हम वन डायमेंशन में क्या बोल रहे थे कि अगर रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन निकालते हैं, दो पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को हम देखते हैं। सपोज यू हैव अ पार्टिकल ए and the velocity of particle A in this direction VA, and you have another particle B and the velocity of particle B in same direction of A particle, this is your VB। ओके, ये आपकी सेम डायरेक्शन में है। जब आपकी सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज हैं तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिखूंगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं बी से ए की वेलोसिटी को कंसीडर करती हूँ तो मैं उसको वी ए बी लिखूंगी, वी ए माइनस वी बी। देखिए, वन डायमेंशन में है, अगर देखा जाए तो ये एक्स डायरेक्शन में एक ही पोजीशन में क्या है, मोशन कर रहे हैं, राइट। दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, तो वी ए माइनस वी बी। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए कंसीडर करती हूँ तो ये आपका कहलाएगा वी बी ए। दिस इज योर वी बी माइनस वी ए। इज इट राइट? ओके, नाउ सेकेंड केस में अगर मान लीजिए ऐसा होता है, केस सेकेंड, और आपका जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी तो वी ए एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन जो पार्टिकल बी है उसकी जो वेलोसिटी है वी बी वो एक्स डायरेक्शन के नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, ध्यान से देखें, समझ रहे हैं आप लोग? वी बी, वी बी पार्टिकल बी की वेलोसिटी वी बी किधर है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, और बी ए यानी ए पार्टिकल की जो वेलोसिटी बी ए है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए अलोंग, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ए पार्टिकल की वेलोसिटी देखूं तो मैं उसको वी ए बी लिखूंगी, वी ए माइनस एंड माइनस वी बी। सी, वी बी माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये रहा आपका वी ए प्लस वी बी। ये हो गई रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में कंडीशन चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द velocities of the particle। And second is your velocity of particle b with respect to a। और अगर a के रिस्पेक्ट में हम देखें b की वेलोसिटी तो मैं इसको लिखूंगी v b a। दिस इज योर v b एंड v b इज योर माइनस v b एंड माइनस v a। ओके, ओके, तो ये रहा आपका वेलोसिटी वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन, जो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने इनको रिलेटिव मोशन से रिलेट किया। So now we are going to discuss relative motion in 2D. Relative motion in 2D. Relative motion in 2D। Relative motion in 2D जब हम पढ़ते हैं
तो कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं। पहले तो एक चीज देखते हैं कि जो 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन हमारा निकलता है, उसमें हम बेसिकली एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। इस कंडीशन में जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आदमी है, जो जो भी ऑब्जर्वर है, सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो वर्टिकली चल रहा है या एंगल बनाते हुए चल रहा है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में चल रहा है, किस पोजीशन में वो कम भीगेगा। ओके, रेन उसको किस पोजीशन में कम भिगोएगी, तो हमें वो पोजीशन और उस पोजीशन से रिलेटेड सारे वेरिएशंस निकालने हैं। ठीक है, तो अगर आपका दिस इज योर मैन, ये आपका ग्राफ हुआ, सपोज ये एक्स है, और वर्टिकली, वर्टिकली कह रहा है हॉरिजॉन्टली, ये डायरेक्शन है ऑब्जर्वर की, जिसको मैं वी एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन। और जो मैन है आपका, वो सपोज ये है, और ये आप, ये वर्टिकली अगर चलते हैं एक अम्ब्रेला लेकर, ठीक है, तो जो रेन है वो इस कंडीशन में इन्हें ज्यादा भिगोएगी, या ये अम्ब्रेला को कुछ इस कंडीशन में जब टेंड कर लेते हैं, झुका लेते हैं, ये ऑब्जर्वर जब इस कंडीशन में अम्ब्रेला को झुकाते हैं ऐसे, ये और खुद भी थोड़ा सा आपको ये चीजें इमेजिन करनी है। तो इस कंडीशन में ऑब्जर्वर ज्यादा भीगेगा या इस कंडीशन में? ऑब्वियसली बारिश के एंगल के साथ, रेन के एंगल के साथ अगर वो खुद के एंगल को या अम्ब्रेला के एंगल को मेंटेन करता है तो वो कम भीगेगा, राइट। अब सपोज इसने क्या बनाया, थीटा एंगल बनाया, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, इस कंडीशन में। तो वी आर इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन। वी एम इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हो गया। अब हम इनमें रिलेशन निकालते हैं, तो वी आर माइनस वी, सॉरी, वी आर एम कितना होगा, वी आर एम कितना लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस वी आर माइनस वी एम लिखेंगे इसको। और अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन लिखनी होगी तो वी एम माइनस वी आर लिखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो 2D डायमेंशन में भी हम चीजों को कैसे कर रहे हैं, वैसे ही वेरिएट कर रहे हैं, वैसे ही डिराइव कर रहे हैं जैसे वन डायमेंशन में किया था। बस हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में हमारी चीजें ज्यादा सुटेबल होंगी। रेन मेन प्रॉब्लम, मैन प्रॉब्लम में क्या है कि हमें वो कंडीशन देखनी है, वो पोजीशन देखनी है जिस पोजीशन में रेन मैन पे या मैन की बॉडी पे पूरी तरीके से कब पड़ती है और कम कब पड़ती है, मतलब किस पोजीशन में उसको कम भिगोएगी, अदरवाइज वर्टिकली चलेगा तब किस पोजीशन में रेन उस पर पड़ रही होगी। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन। नेक्स्ट अगर हम इस पे देखें तो पोजीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोजीशन थीटा के साथ वो क्या हो रहा है, अपने आप को बेंड कर रहा है, झुका रहा है। तो वी जो पोजीशन है आपकी tan थीटा बेसिकली क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, दिस इज, अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बना लेती हूँ ये फिगर, ये रहा मेन की प्रीवियस पोजीशन, ये रही मेन की फाइनल पोजीशन, और ये रहा अब इस कंडीशन में क्या क्या चीजें हैं। ये इसकी टेंडिंग पोजीशन है, थीटा पे ये झुका हुआ है, बेंडिंग पोजीशन है ये इसकी। और यहाँ पे ये रहा आपका
परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस, ये रहा हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका कितना है? ये इस डायरेक्शन में कौन है? vm है, वेलोसिटी ऑफ मैन है। और हाइपोटेनियस, वर्टिकली क्या गिर रही है? रेन, बारिश हो रही है। तो ये हो जाएगा वी आर, वी एम अपॉन वी आर। दिस इज योर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, in this condition, in this position of theta, in this position of angle, observer can feel less rain. Okay, in this position, in this theta angle, observer can feel less rain according to vertically condition. समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम इसकी पोजीशन के साथ साथ इनमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वी आर एम नेट, वी आर क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी along along x एक्सिस एंड y एक्सिस। करेक्ट। x एक्सिस में कौन मूव कर रहा है? मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन। एंड y एक्सिस में कौन मूव कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये आपकी सेम वही कंडीशंस हो गई, वही वेलोसिटी रिलेशन हो गया जो हम अभी तक निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वेलोसिटी रिलेटिव मोशन अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशन। हमने वेलोसिटी में रिलेशन बताया। अब टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन में हमने वेलोसिटीज में रिलेशन बताया। मेन और रैन का प्रॉब्लम जो है, रेन का, वो बेसिक प्रॉब्लम है और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई डायरेक्शन में मूविंग कर रही बॉडीज की बीच के रिलेटिव मोशन इन 2D डायमेंशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्विमर और बोट और रिवर का जो भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, 1D डायमेंशन भी पढ़ेंगे और उसमें भी हम 2D डायमेंशन पढ़ेंगे। So now we are going to discuss after relative motion, swimmer, boat and river problem. Okay, swimmer, boat and river problem. तो अब हम ये क्या कहते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। ये आपकी कुछ इस तरह से है कि जो आपकी रिवर होती है, ओके, दिस इज योर रिवर। और अभी हम एक इसको भी वन डायमेंशन के लिए पढ़ लेते हैं। स्विमर बोट प्रॉब्लम रिवर के साथ जो होती है, ये वन डायमेंशन की, हम वन डायमेंशन के साथ इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम वन डायमेंशन में इसको पढ़ते हैं तो 1D डायमेंशन में जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ मैन भी इसी डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपकी इस डायरेक्शन में है। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड है, जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे है और वो आदमी की वेलोसिटी देख रहा है, जो आदमी रिवर की वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, प्लस का एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा पी एम आर प्लस वी आर। ये आपकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, वी एम आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आपको ये जो कंडीशन मिली है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो दोनों ऐड हो जाते हैं, और इसे हम डाउन स्ट्रीम कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन आपकी कहलाती है डाउन स्ट्रीम कंडीशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर की वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो सपोज ये है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो वेलोसिटी मैन फील करेगा, वो क्या करेगा, ज्यादा फ्लो में, मतलब सॉरी, ज्यादा फोर्स फील करेगा। इस कंडीशन में जब वो वेलोसिटी ऑफ रिवर के अपोज में फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें वो ज्यादा फोर्स फील करेगा। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये माइनस हो रहा है। पहली कंडीशन तो ये कि ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, और ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर माइनस वी एम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऐसी कंडीशन जब फ्लो के साथ जो ऑब्जर्व जो आदमी है वो फ्लो के साथ जब स्विम करता है, और जब अपोजिट टू फ्लो स्विम करता है। जब फ्लो के साथ स्विम कर रहा होता है, तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कंडीशन कहते हैं। कम फोर्स के साथ वो रिवर के फ्लो के साथ अपनी वेलोसिटी को ऐड करते हुए आगे बढ़ता है, और जब वो अपोज में फ्लो करता है रिवर के फ्लो के साथ, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। ठीक है, किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी की, रिवर की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, तो उसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। ये हो गया आपका 1D डायमेंशन के लिए स्विमर और रिवर प्रॉब्लम। अब हम इसी प्रॉब्लम की 2D डायमेंशन को पढ़ेंगे। केस नेक्स्ट कर लेते हैं फॉर 2D कंडीशन। अब 2D कंडीशन में कैसा होता है, तो 2D कंडीशन को समझने के लिए हमें ऐसा जरूरी है कि ये आपका स्ट्रिंग है। ओके, और इसकी जो विड्थ है वो आपकी डी है। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं इस कॉर्नर से इस बैंक से उस बैंक, इस किनारे से उस किनारे तक की। अब जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो आपकी इस कंडीशन में, इस पोजीशन में है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ए पॉइंट पे स्विमर है। अब जब ए पॉइंट पे जो स्विमर है उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है। कहाँ पे? बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए स्विमर को किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए कि वो बी पॉइंट पे पहुंचे, या कम टाइम पे बी पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक है, इस कंडीशन में हमें स्विमर को अलग अलग डायरेक्शन पे स्विम करा के केसेस बना के देखने होंगे कि केस फर्स्ट में अगर हम स्विमर इस डायरेक्शन में मूव करे, केस सेकंड में अगर वो सीधा मूव करता है, केस थर्ड में अगर वो ऐसे मूव करता है। 3 केसेस बनते हैं। तीनों केसेस में हम देख लेते हैं कि वैसे ये सब चीजें प्रैक्टिकली सोचने वाली होती है कि कब कौन सी कंडीशन में स्विमर को कम फोर्स और कम टाइमिंग के साथ एक कॉर्नर से एक बैंक ऑफ रिवर से दूसरे बैंक ऑफ रिवर में पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइमिंग लगेगा, कितनी वेलोसिटी लगेगी, एवरीथिंग। तो अगर जो स्विमर है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है, तो ए पॉइंट पे जब स्विमर है उसने चलना शुरू किया अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, स्विमर को हम एक सबसे पहले इस पोजीशन में स्विम कराते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर वो इस पोजीशन में स्विम करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर है, और ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है यहां से हम कैसे वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे? ये जो केस है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाएगी, देखिए वेलोसिटी का जो रिवर का वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है, और बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट है, वो वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये केस है आपका, इस केस की थ्योरी क्या है, इस केस की थ्योरी है, इफ इफ स्विमर स्विम इन द opposite to the river फ्लो, रिवर फ्लो के ऑपोजिट ही तो जा रहा है ना, इसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये थीटा एंगल बनाते हुए अगर इस पोजीशन पे स्विम करता है तो रिवर फ्लो के साथ ही अपने आप बी पे पहुंच जाएगा। सेकेंड कंडीशन, हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, कि शॉर्टेस्ट पाथ और लेस टाइमिंग में ये क्या हो, बी कॉर्नर तक या उस बैंक ऑफ रिवर तक पहुंच जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम अलग अलग सिचुएशंस निकालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इन द सेंस इसी फिगर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर को हम अगर ध्यान से देखें तो ये फिगर यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा, ओके। और ये इसकी वर्टिकली डिस्टेंस है, और ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये VMR है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आर है। कंडीशन यही है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लेस टाइमिंग कवर करनी है। तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपको हाइपोटेनियस। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किस कंडीशन में आएगा? तो साइन थीटा आप क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपकी क्या है, VR, और हाइपोटेनियस क्या है, VMR, क्या है, VMR। अब इस कंडीशन को मैं एक अलग से फिगर बना के आपको समझाती हूँ, कि अगर आपके साथ ये कंडीशन है, ठीक है, ये ध्यान से देखें, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये VMR है, तो VMR वेलोसिटी के लिए क्या कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वर्टिकली कंपोनेंट, ये बॉडी को मोशन प्रोवाइड करा रहा है उस बैंक ऑफ रिवर तक जाने के लिए, VMR cos थीटा। और ये VMR sin थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराने के लिए कंपोनेंट दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, जो बॉडी को ज्यादा फोर्स फील कराएगा। समझने वाली बात है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी को एग्जैक्टली स्ट्रेट वे पे उस बैंक ऑफ रिवर तक लेके जाएगा, बी पॉइंट तक। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा, VMR कॉस थीटा लेके जाएगा। अब मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा। अब ये देखिए इस पे रिलेशन क्या बनता है, कि जितना ये कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में थीटा मैक्सिमम होता है, उस कंडीशन में लेस टाइमिंग में पार्टिकल, ऑब्जर्वर, स्विमर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे
लेस टाइमिंग लेस फोर्स में पहुंच जाएगा जब थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा आपका, उस कॉस थीटा को मैक्सिमम होने के लिए थीटा का जीरो होना जरूरी है। इट मीन्स जो स्विमर है उसको वर्टिकली स्ट्रेट स्विम करना होगा इस बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ रिवर से उस बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ रिवर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है। और आपकी जो लेस, यहाँ से हम देखते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आर। वी एम आर के साथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। वी एम आर पे यहाँ पे आपका वही लगेगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही थी, अभी मैं आपको इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए कि किस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट स्पीड प्रोवाइड करा रहा है। तो ये रहा वो कंपोनेंट बी एम आर कॉस थीटा, जो पार्टिकल को, ऑब्जर्वर को, स्विमर को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए क्या कर रहा है, वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहा है, स्पीड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये, और डिस्टेंस तो स्मॉल डी है ही। ठीक है, तो ये हो गई स्मॉल डी, और ये हो गया आपका स्पीड डी एम आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कॉस थीटा के बारे में समझाया था कि पार्टिकल को किस एंगल पे स्विम करने की जरूरत है जिस एंगल पे वो इजीली लेस टाइमिंग के साथ वहां पहुंच जाए। ओके, सो वी एम आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा। अब कॉस थीटा मैक्सिमम के लिए जब कम, सबसे कम टाइम चाहिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, टी प्रोपोर्शनल 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा जितना मैक्सिमम होगा टाइमिंग उतनी कम होगी। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। और अगर थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 0 हो गया, तो ये ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर है, स्विमर है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस डी लेंथ को, ये जो कंडीशन थी ना इस पोजीशन में स्विम करने की, ये अब आके यहाँ हो गई, और थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब आपका थीटा 0 हो गया, तो ये ऑब्जर्वर की कौन सी कंडीशन है, वर्टिकली स्ट्रेट कंडीशन बन गई। और यानी कि पार्टिकल को, ऑब्जर्वर को, स्विमर को स्ट्रेट स्विमिंग करनी होगी लेस टाइमिंग के लिए और लेस फोर्स के लिए। तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट, हर कंडीशन में ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा फोर्स लगेगा। जब हम स्ट्रेट मोशन करेंगे तब जाके, स्ट्रेट स्विमिंग करेंगे तब जाके हम कम टाइमिंग के साथ उस बैंक तक पहुंच जाएंगे और कम फोर्स के साथ। तो ये रहा आपका टाइम इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन वी एम आर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। वी एम आर, ठीक है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप आगे चल के काम आएगी। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने वो टाइमिंग निकाल ली जिसमें उसको कम टाइम लगेगा और कम फोर्स के साथ वो एक बैंक से दूसरे बैंक चला जाएगा। अब सपोज वो स्ट्रेट चला, अब वो स्ट्रेट चला, ठीक है, इन स्ट्रेट कंडीशन, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। अब वो अगर स्ट्रेट जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो आपका इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है। तो स्विमर जो है वो अपने आप कुछ थोड़ा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और वो बी के बजाय सी पे पहुंचेगा।
है ना। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है तो वो बी के बजाय सी पे पहुंचेगा ना, क्योंकि वो रिवर के फ्लो के साथ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस शिफ्टिंग को कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। और इस ड्रिफ्ट को निकालने के लिए हम सेम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। ये है आपका थीटा। कुछ थीटा पे तो वो फ्लो के साथ जाएगा ही, शिफ्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट बी पॉइंट पे ना पहुंच के वो सी पे पहुंचेगा। अब हमें वो ड्रिफ्ट निकालनी है। ठीक है। तो टाइमिंग तो हमने पढ़ ली। इसकी पूरे तरीके से जो आपकी कैलकुलेशन है या थ्योरी है वो आपकी इसी तरह होगी कि अगर स्विमर को कम टाइमिंग के साथ, कम फोर्स के साथ आगे जाना है तो उसको रिवर के फ्लो के साथ आगे बढ़ना होगा, और रिवर का फ्लो उसको थीटा एंगल पे थोड़ा शिफ्ट कर देगा। वो बी के बजाय सी पॉइंट पर पहुंचेगा, और बी टू सी जो स्पेस मेंटेन होगा उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अब इस ड्रिफ्ट को हम निकालते हैं। P इज इक्वल टू डी अपॉन बी एम आर। कितना आपको मिला? थीटा यहाँ पे मैक्सिमम कॉस थीटा होने के लिए थीटा 0 हो जाएगा। तो जो आपका वेलोसिटी होगा, जो ड्रिफ्ट होगा, वो क्या है? इस वी आर की, और जो टाइमिंग है उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी आर इंटू टाइम। अब ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं ड्रिफ्ट के अपॉन में भेज देती हूँ तो टाइम जितना ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ रिवर उतना कम। वेलोसिटी ऑफ रिवर जितना ज्यादा, टाइमिंग उतनी कम। रिलेशन बन रहा है आपका। और जितना ज्यादा ड्रिफ्ट बढ़ेगा, मतलब जहां तक आपको पहुंचना है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे ना पहुंच के जब आप दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ड्रिफ्ट है, अगर वो बढ़ती जाएगी इट मीन टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये है। अब t इज इक्वल टू क्या है ऊपर? डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो ड्रिफ्ट आपको क्या मिला? ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर इंटू स्मॉल टी अपॉन वी एम आर। तो जब भी आपसे ड्रिफ्ट का क्वेश्चन पूछे तो आपको फिर ये न्यूमेरिकल जो भी पूछेगा उसमें आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। वी आर इंटू डी अपॉन वी एम आर। ये आया कहाँ से, ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा। और स्मॉल टी इन द सेंस टाइमिंग, डी केस के साथ 2D डायमेंशन में जो भी इसकी पोजीशन बनती है स्ट्रेट लाइन में, कि इसको स्ट्रेट ही मोशन करना पड़ेगा, स्ट्रेट ही स्विम करना पड़ेगा, तभी ये कम टाइमिंग के साथ पहुंचेगा और कम फोर्स के साथ पहुंचेगा। उसके लिए हमें जो इक्वेशन मिली थी उसमें कॉस थीटा का मैक्सिमम होने के साथ साथ मिनिमम होना जरूरी था। तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन के लिए हमने क्या किया? टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब यहाँ पे थीटा तब मैक्सिमम हो जाएगा जब थीटा 0 होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो टाइमिंग आपको क्या हो जाएगा? मिनिमम मिलेगा, क्योंकि टी और कॉस थीटा में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का रिलेशन है एक तरह से। ठीक है। और टाइमिंग और कॉस थीटा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन के साथ साथ जब कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होगा तो टाइमिंग आपकी क्या होगी? मिनिमम होगी। इस कंडीशन को लेते हुए हमने कॉस थीटा में थीटा 0 कर दिया। थीटा 0 पर ही हमें कॉस थीटा मैक्सिमम मिलेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो स्विमर है उसको स्ट्रेट स्विम करना पड़ेगा, और जब वो स्ट्रेट स्विम करेगा तो वो कम टाइमिंग के साथ, कम फोर्स के साथ अपने आप दूसरे बैंक ऑफ पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बट वो फ्लो के साथ अगर बहेगा, या फ्लो के साथ नहीं बह रहा है, वो फ्लो के परपेंडिकुलर बह रहा है ना, फ्लो आपका रिवर का ऐसा है और स्विमर की फ्लो ऐसी है, तो ये फ्लो के साथ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा।
और एट द एग्जैक्ट पॉइंट बी पर ना पहुंचकर वो सी पॉइंट पर पहुंचेगा। बी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी ड्रिफ्ट है, और ड्रिफ्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड टाइमिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस तरह से हमने टाइमिंग की वैल्यू रख के इसको इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, होप तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको इक्वेशन मिली, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए वी आर आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ बैंक। और पी एम आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, तो ये डेरिवेशन जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा, और आप ड्रिफ्ट वगैरह पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू